नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ये समीक्षा बैठक की है। राज्य में गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा भी किया गया है। तो अहम खबर इस वक्त की, समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। छापेमारी निगरानी अभियान तेज करें, ये भी आदेश दिया गया है। तो गैस कंपनियों के साथ डीएम बैठक लेंगे, ये भी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। गैस कंपनियों के साथ डीएम की ओर से बैठक की जाएगी। एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ये समीक्षा बैठक ली है। राज्य में गैस आपूर्ति को लेकर बैठक की गई है, बातचीत की गई है और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं देहरादून से। अरुण, बैठक हुई है, तमाम जो निर्देश है वो भी जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी दिनों से देख रहे हैं। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? क्या ये जो निर्देश है इनका पालन भी किया जा रहा है? जी नेहा, देखिए, जिस तरीके से जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और उसके बाद से ही देश भर में जो गैस की किल्लतें देखी जा रही है और उसको लेकर के लोगों को परेशानियां भी हो रही है। लाइनों में लंबी लंबी लाइनें लोगों की देखी जा रही है। गैस बुकिंग को लेकर कई तरह की समस्याएं जो है वो देखी भी गई। तो उसको लेकर के तमाम बैठकें जो है वो चल रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर भी जो है कार्य हो रहे हैं। जिलाधिकारी लेवल पर भी तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ ही मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी जो है बैठक ली। उन्होंने भी जो है इसको लेकर समीक्षा बैठक की है। जो गैस की आपूर्ति है उसको लेकर प्रदेश में किस तरीके के हालात हैं, कितनी उपलब्धता है और कितनी गैस की जरूरत है, इस तरीके से लेकर उन्होंने पूरी समीक्षा बैठक की और साफ तौर पर उन्होंने निर्देश भी दिए। और उन्होंने दावा किया कि राज्य में, उत्तराखंड में गैस की पर्याप्त जो है उपलब्धता है और पर्याप्त मात्रा में गैस जो है वो है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जो अफवाहें हैं उनसे बचें और किसी भी प्रकार की अफवाहों में आकर जो है इस तरीके से ना किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरीके की अफवाहें चलती है कि किसी भी चीज की किल्लत है, तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि पहले ही, भले ही उनके घर में गैस का सिलेंडर उपलब्ध है, भले ही 1 महीने की गैस है, लेकिन वो जमा करते हैं। तो ऐसे में जमाखोरी जो की जा रही है उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी जो एक्स्ट्रा जो है जमाखोरी कर रहा है। और इसी के साथ साथ ही जो गैस की कालाबाजारी है, क्योंकि कई बार ये देखा जा रहा है कि गैस ज्यादा दामों में मिल रही है, जो उसके प्राइस है उस प्राइस से ना होकर के दाम जो है महंगे दामों में बेची जा रही है, ब्लैक में गैस बेचे जा रहे हैं। तो उसको लेकर के उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ ही छापेमारी और निगरानी तेज करने के जो है, निगरानी का जो अभियान है उसे तेज करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। और जिलाधिकारी को गैस कंपनियों के साथ समन्वय बनाने के भी निर्देश जो है मुख्य सचिव ने दिए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने भी ये कहा था कि जैसे जो गैस एजेंसी है वहां से बुकिंग नहीं होगी और जो ऑफलाइन बुकिंग होगी, और ऑफलाइन बुकिंग होकर के गैस जो एजेंसी है वो घर घर जाकर होम डिलीवरी जो है गैस की करेंगे, ताकि जो गैस की कालाबाजारी हो रही है या जो जमाखोरी हो रही है उससे जो है बचा जा सके। तो ऐसे में हालांकि और भी कई प्रयास जो है राज्य सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी, जो तमाम जिलों के जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। पैनिक कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसीलिए बैठकें हो रही हैं, सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तराखंड में नदियों के बढ़ते जलस्तर और तल में जमा मलबे की समस्या अब राज्यसभा तक पहुंच गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने उत्तराखंड की नदियों के वैज्ञानिक प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष हिमालयी नदी प्रबंधन पैकेज की जरूरत बताई है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और हाल के वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। विशेष उल्लेख का मेरा विषय है उत्तराखंड की नदियों में जमा मलबे की सफाई, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण हेतु विशेष आर्थिक पैकेज की मांग। महोदय, मैं सरकार का ध्यान हिमालय राज्य उत्तराखंड की एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में आई भीषण देवी आपदा के कारण प्रदेश की प्रमुख नदियों अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और धौली गंगा के तल में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। मलबे के कारण नदियों का
तल निरंतर ऊपर उठ रहा है, जिससे मामूली बारिश में भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है। इससे तटीय बस्तियों, कृषि भूमि और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर डूबने का खतरा बढ़ गया है। नदी तल के उथला होने के कारण जल धारण क्षमता कम हो गई है, जो हर मानसून में बाढ़ और जनधन की हानि का मुख्य कारण बनती है। मेरी सरकार से मांग है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नदियों के पुनरुद्धार और वैज्ञानिक तरीके से सफाई के लिए केंद्र सरकार एक विशेष हिमालयी नदी प्रबंधन पैकेज जारी करे। नदियों से निकाले गए मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण और उनके व्यावसायिक उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जाए, ताकि परिस्थितियों की तंत्र को नुकसान न पहुंचे। उत्तराखंड न केवल करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि गंगा जैसी जीवनदायी नदियों का उद्गम स्थल भी है। यदि समय रहते इन नदियों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः मेरा केंद्र सरकार से विशेष आग्रह है, इस विषय पर ठोस कदम उठाए जाएं। धन्यवाद। और उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति तेज कर दी है। देहरादून में आयोजित एक अहम संगठनात्मक बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में उन क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया जहां बीजेपी पिछड़ी है। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी मंथन किया गया है। कल प्रदेश भर की संगठनात्मक बैठक देहरादून में हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और केंद्र से दोनों महामंत्री हमारे दुष्यंत कुमार गौतम जी हमारे प्रभारी भी हैं, वो इसमें रहे, और हमारे तरुण चुग जी उसमें आए थे, और बाकी हमारे जितने सांसद हैं वो भी उपस्थित रहे, राष्ट्रीय पदाधिकारी नरेश बंसल जी, और सभी का उसमें रहना हुआ। प्रदेश भर से भी हमारे जितने विधायक हैं जो चुनाव लड़े वो भी, पूर्व के विधायक भी, और उसमें जिले के अध्यक्ष, प्रभारी, ऐसे सभी लोगों का रहना बैठक में रहा। मुझे लगता है कि जितनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त हमारे लिए है कि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनमें थोड़ा सा हम एक कम मार्जिन से जीते हैं, तो उनको भी और ज़्यादा फोकस कैसे किया जाए, कैसे हर विधानसभा में जो बूथ आइडेंटिफाई किए जाएं ABCD के हिसाब से, तो जो ABC के हिसाब से बूथ आइडेंटिफाई होंगे, तो जो C ग्रेड के बूथ हैं उनको कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, उस पर एक पूरी गहन चर्चा हुई और सभी को उस तरीके की बातें डिस्कस भी हुई, उनसे सुझाव भी मांगे गए। जो हमारे जितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे तो उनसे भी सुझाव मांगे। तो मुझे लगता है एक अच्छी बैठक पूरे दिन भर की लगभग रही। उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत गांवों के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव आनंद बधन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और करीब 402 करोड़ रुपए के नए विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों के तहत गांवों में पर्यटन, हाउसिंग, सड़क संपर्क, अस्पताल, खेल मैदान, स्मार्ट कक्षाएं, सोलर स्ट्रीट लाइट और कृषि विकास जैसे कई कार्य किए जाएंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, गांवों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को मजबूत करना। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी विकास कार्य पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ किए जाएं ताकि ये गांव आदर्श बन सके और अन्य क्षेत्रों में मिसाल पेश कर सकें। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने गैस सिलेंडर संकट को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश 43% गैस और तेल आयात करता था, जो अब बढ़कर 66% हो गया है, जिसे उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति की विफलता बताया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधिकार कोष के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये धन जरूरतमंदों के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। हरक सिंह रावत ने बताया कि चंपावत और उधम सिंह नगर का डेटा मंगवाया गया है और जल्द ही अन्य जिलों का डेटा भी सामने लाया जाएगा। गैस की किल्लत हो रही है, आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर,
आज वो लगभग 65% आयात हो रहा है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन, ये जो भेदभाव है, क्योंकि बहुत सारी नगर निगम नगर पालिकाओं में इस समय वो पहले ग्रामीण क्षेत्र थे, अब नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र हो गए, लेकिन वहां जो एजेंसियां खुली हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के नाम पर खुली, इसलिए उनकी बुकिंग वही 45 दिन के नाम पर हो रही है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह फेल हो गई है। और प्रदेश में गैस सिलेंडर संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने प्रेस वार्ता करके बीजेपी सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर गैस सिलेंडर जैसे मुद्दों को लेकर देश और प्रदेश में गलत माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति से जनता में भय का वातावरण बन रहा है। कांग्रेस की बहुत सोची समझी रणनीति है और इस पे हरक सिंह रावत बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये केंद्र से इनका मसला चला है और पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि साहब गैस सिलेंडर की कमी हो रही है, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है और इसको लेकर राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। और उसके दुष्प्रभाव ये आ रहे हैं कि जो गैस की आपूर्ति कहीं पर भी कम नहीं थी, गैस पर्याप्त है, आपूर्ति पूरी हो रही है, लेकिन लोग पैनिक हो गए हैं और लोगों ने उसका भंडारण शुरू कर दिया, उसका स्टोरेज शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। तो कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा के कारण जनता को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें जो जमाखोर हैं वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसकी आपूर्ति पहले से सुलभ चल रही थी, सही चल रही थी, उसको कुछ लोग बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है और जनता का नुकसान हो रहा है। नहीं तो गैस पर्याप्त है और मेरी सरकार बोल रही है, मेरी केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमारे पास पूरा भंडारण है, हम प्रॉपर गैस की आपूर्ति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कॉमर्शियल के बारे में बात चल रही थी, कॉमर्शियल की भी आपूर्ति शुरू हो गई। तो जो क्राइसिस का टाइम होता है, जब देश के साथ खड़ा होना होता है, जनता के साथ खड़ा होना होता है, तब कांग्रेस बाधा बन के खड़ी हो जाती है, खिलाफ पे खड़ी हो जाती है। तो ये कांग्रेस का चरित्र समझना पड़ेगा कि न तो देश के लोगों को राहत देना चाहते हैं, न देश को सुचारू चलाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाकर अपना सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के आरोप का कोई आधार नहीं। वहीं बजट सत्र समाप्त होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को फेल और निराशाजनक बताया है। उन्होंने इस बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं की अनदेखी की बात कही है, जिससे प्रदेश की जनता निराश है। विधायक ने यह भी कहा कि विपक्ष ने विधानसभा में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा और जवाब देने के लिए मजबूर किया। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में कुंभ मेले का जिक्र न होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। बहुत ही जिस प्रकार की डबल इंजन की सरकार बताई गई, जो इस प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया गया, जो यहाँ के किसानों को, जो वंचितों को, शोषितों को, दलितों को जो दो बोल के ये लोग आए थे, दोबारा रिपीट मारा था, उस हिसाब से जो कि लास्ट साल था, इनकी विदाई का साल था, हमें लगा था कि इस बार शायद सरकार की आंखें खुलेंगी और सरकार गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, किसानों को, गरीबों को, युवाओं को, स्पेशली मातृशक्ति को, महिलाओं को अपने बजट में जगह देगी। वो जगह नहीं दे पाई। ये बजट सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का है, कॉपी पेस्ट किया गया है। कुछ शब्द जैसे संतुलन हो गया, आपका युवा हो गया, आपका ज्ञान हो गया, जो रिपीटिव शब्द है, जो ये पिछले बजट में भी लाए थे, उससे पिछले बजट में भी लाए थे, वही शब्द इन्होंने लाने का काम किया। वहीं हल्द्वानी में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही पार्टी को बड़ा संदेश दिया है। नेताओं ने साफ कहा कि अगर 2027 विधानसभा चुनाव में बाहरी या आयातित उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भी बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। देखो, ऐसा हमारी जो मांग है, जो कांग्रेस को बचपन से लगातार कांग्रेस का सिपाही लगातार कांग्रेस से काम कर रहा है, ऐसे लोगों को
ही टिकट दिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग राज्य ले सकते हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, राज्य की लड़ाई लड़के पूरे जेलों में बंद करके राज्य बना सकते हैं। तो भीमताल फतेह करना राज्य आंदोलनकारियों का प्रथम सपना है कि कांग्रेस की सरकार बने, साथ साथ भीमताल में कांग्रेस का विधायक बने। आज तक जब भी चुनाव आते हैं इधर उधर से पार्टी के लोग लेके, इधर उधर से लोगों को लेके उनको चुनाव लड़ाया जाता है। किसी असली कार्यकर्ता को जो बचपन से कांग्रेस से आता है, जो हमेशा कांग्रेस से संघर्ष कर रहा है, उसको कभी चुनाव लड़ाया जाता है। इसलिए हमारी किसी के खिलाफ वो नहीं है, हमारी खिलाफ ये है कि आज तक कभी आयातित कैंडिडेट को इस बार हम वो नहीं कर रहे। हम कार्यकर्ताओं के बीच से जिसको दिया जाए पार्टी उसमें टिकट दे। हम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से भी मांग करते हैं, ये उनका सम्मान है। मूल कार्यकर्ता की भावना है कि जिन्होंने 30 साल 35 साल पार्टी की सेवा की है और पार्टी का झंडा डंडा दोनों उठाया है, तो उनमें से किसी को टिकट मिलेगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा भी पहुंचेगी और कांग्रेस मजबूत भी होगी। अगर किसी बाहरी व्यक्ति पर, जैसा सुनने में आता है कि कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारा पहले का इतिहास कड़वा रहा है। जिन लोगों को हमने पार्टी में लिया और वो फिर अपने भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो मौका परस्त लोगों को कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि इन भावनाओं की कदर करेगी और उनको पार्टी में कोई स्थान, क्योंकि हमारे पास जब जिताऊ और टिकाऊ और ईमानदार लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको आत्ममंथन करके 2027 में कांग्रेस भीमताल विधानसभा जीते, इस ओर हम सबका चिंतन और मनन है। और देहरादून के लेखक गांव में आयोजित 7 दिवसीय विरासत कला उत्सव के चौथे दिन शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 13 से 19 मार्च तक चल रहे इस उत्सव में कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों की ओर से दीप प्रज्वलित करके हुई। ओडिशी नृत्य की प्रस्तुति शिव मंगलाचरण और गंगा तरंग में हुई, जिसमें शिव और गंगा की दिव्यता को दर्शाया गया। इसके बाद वंदे मातरम और फ्यूजन प्रस्तुति ने खूब सराहना बटोरी। वहीं रमंदिर खुराना की ओडिशा प्रस्तुति ने कार्यक्रम में गरिमा और आध्यात्मिक रंग भर दिया। नमस्कार, मैं साक्षी तिवारी, कथक नृत्यांगना, दिल्ली से। आज हम लेखक गाँव आए हैं और आज हमने अपनी कथक प्रस्तुति दी। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टेज इतना खूबसूरत है। मतलब उत्तराखंड में छोटा सा गांव और इतना अच्छा स्टेज है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आना, अपनी प्रस्तुति देना। मैं गवर्नमेंट से, सभी के ऑर्गेनाइजर से अनुरोध करूँगी कि आप और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए, आर्टिस्ट को बुलाइए, उनको प्रोत्साहन करिए। धन्यवाद, थैंक यू। वहीं देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही एसएसपी परमेंद्र डोभाल और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका हाल ही में एक नशा मुक्ति केंद्र से वापस घर आई थी। पुलिस ने परिजनों और स्थानीय लोगों को सूचना दे दी है, पूछताछ भी शुरू कर दी है। थाना रायपुर क्षेत्र के चूना भट्टा एरिया में एक महिला की अभी डेड बॉडी मिली है, जिसमें अभी मौके पे हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं, फोरेंसिक टीम भी मौके पे आई है। इसमें जो कुछ इसमें जो चोट के निशान हैं, क्योंकि पीएम के बाद ही चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। जाहिरा चोट के कोई निशान अभी इस पर नहीं ऐसे पाए जा रहे हैं, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसा अभी तक क्लियर हुआ है कि पिछले 3 दिनों से ये महिला घर से गायब थी, उसके बाद आज ये यहाँ पर पाई गई है। इसके पीछे और भी क्या क्या कारण है, विवेचना का विषय है। आगे जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। क्या कोई देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर एक पूर्व थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, जबकि 1 साल से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं को लेकर संबंधित मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। एसएसपी ने ओवरलोडिंग, अवैध खनन, नशे की तस्करी और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी त्योहारों और पर्यटन सीजन को देखते हुए कानून व्यवस्था सत्यापन और अभियान चलाने के लिए भी कहा है। यातायात व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की ओर विशेष जोर दिया गया है। रुड़की में गंगनहर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सुनहरा
सलेमपुर रोड स्थित एक वर्कशॉप में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 अवैध तमंचे, अधबनी पिस्टल, 22 बोर राइफल और भारी मात्रा में हथियार बरामद करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। मौके से जावेद नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। ये मुखबिर से सूचना मिली थी पुलिस को, गंगनगर पुलिस को, और जब यहाँ पे रेड की गई तो ये सुनारा रोड पे JPS टोटल सॉल्यूशंस लिमिटेड करके एक वर्कशॉप है, उस पर दबिश दी गई। तो यहाँ जावेद एक अरेस्ट हुआ है और ये सिविल लाइन्स रुड़की कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और ये वहाँ पे अवैध असला बनाने का काम कर रहा था और जो फिलहाल वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध असला बनाने वाले औजार और ये खराद का काम करता भी था पहले, जो मशीन वर्क्स का था, तो उसी यार्ड में ये कर रहा था और इसमें काफ़ी सामग्री मिली है जो कि वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अतिरिक्त इसने 6 तमंचे जो रेडी किए हुए थे वो, एक पिस्टल जो कि अभी आधी बनी हुई थी, एक 22 की राइफल मिली है और इसके अलावा 41 जो हैं वो कार्ट्रिज के केसेस मिले हैं और 9 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं अलग अलग बोर के। तो आर्म्स एक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं कि इसने कहाँ सप्लाई किया है और इसके कहाँ मार्केट थी, कहाँ ये वेपन को देता था। ये एक तरीके से अवैध असला बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री चला रहा था। तो इसके साथ जो लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। और अब खबर उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने निर्देशन में नमकता पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लूट और ब्लैकमेल करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह की महिलाएं फोन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और सुनसान जगह पर बुलाती थी, जहां उनके साथी पीड़ितों को बंधक बनाकर मारपीट करते थे, अश्लील वीडियो बनाते थे और लाखों रुपए की फिरौती मांगते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई हुंडई 10 कार बरामद की है। इसी के साथ ही सोने की अंगूठी, ATM कार्ड समेत और भी कई सामान बरामद किए हैं। एक व्यक्ति को मच्छी जाला क्षेत्र से कुछ व्यक्तियों द्वारा, लगभग 6 व्यक्तियों द्वारा उसको बंधक बनाते बड़ा बुढ़िया क्षेत्र स्थित एक मकान में लेके जाया गया, जहाँ पर उसको बंधक बना के उसको मतलब उसके अश्लील वीडियो बना के उसके पास से 50 लाख की डिमांड रखी। इस घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस ने FIR पंजीकृत किया और टीमों का गठन किया और जगह जगह पे दबिशें दी गई। डैम बंदे क्षेत्र से इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से उन्होंने जो i10 कार की लूट की थी वो बरामद हुई और उनके साथ जब पूछताछ की गई तो अन्य जो 2 अभियुक्त इसमें शामिल थे उनको भी नानकमता क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से इस घटना में जो लूट हुई अंगूठी और कैश बरामद हुई। और उत्तरकाशी जिले में मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तरकाशी तहसील के पुरोला क्षेत्र में स्थित ग्राम भंकोली में हाल ही में ओलावृष्टि हुई, जिससे वहां की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही तहसील बड़कोट के ग्राम धारीवाली में भी ओले गिरने की वजह से काफी परेशानी हुई है, जिससे स्थानीय किसानों को देखा गया कि उनकी फसलें प्रभावित हुई हैं। वहीं प्रशासन और कृषि विभाग ने प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। किसानों को राहत और मदद पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।